या गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सोनिया 24/7 केयर फाउंडेशन और फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारे आज के वेबिनार का टॉपिक है हाउ टू केयर ऑफ योर जॉइंट्स इन ओल्ड एज। और अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी डॉक्टर प्रोफेसर पुनीत मिश्रा जी को। Okay. Thank you for conducting this webinar. And as I have been introduced, I am working at Fortis Hospital, Shalimar Bagh, Department of Orthopedics, and I am a unit head and additional director there. And in our unit, we are doing practically whole work of orthopedics, including joint replacements, fracture treatment, and we come across a lot of. You want me to conduct in Hindi or English, whatever is comfortable? मिक्स। अच्छा। तो हमारी यूनिट में सारा काम होता है हड्डी से रिलेटेड, जोड़ से रिलेटेड, जोड़ों के रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट्स होते हैं। और एक बहुत बड़ा हमारा जो पॉपुलेशन है, जो पेशेंट पॉपुलेशन है जो फोर्टिस आता है, उसमें एल्डरली हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो काफी मात्रा में आते हैं। और ये समस्याएं जो हैं ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एज यू एज दीज प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली दे स्टार्ट अपीयरिंग। So the common problems in old age is osteoporosis, जैसे जिसको बोलते हैं हम हड्डियों का कमजोर हो जाना। तो हड्डियां ऊपर से देखने में सबकी एक सी हैं, लेकिन जो ऑस्टियोपोरोटिक बोन होती है वो अंदर से वीक हो जाती है। जिस तरीके से इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वॉल, सो दीवार ऊपर से देखने में सारी दीवारें एक सी हैं, लेकिन जब आप किसी घर में जाते हैं जो बहुत पुराना घर है, तो आप देखते हैं दीवार की शेप तो ठीक है, लेकिन अंदर से दीवार कमजोर है। आप उसमें कील गाड़ने की कोशिश करेंगे तो एकदम रेता बाहर आएगा। उसी तरीके से एक सॉलिड दीवार होगी, जो कंक्रीट की दीवार होगी, उसमें कील ठोकना मुश्किल बहुत होगा। सिमिलरली हैपेंस इन विद आवर बोन्स एज वी एज। सो व्हेन वी एज आवर बोन्स दे स्टार्ट टू बिकम ऑस्टियोपोरोटिक। अंदर से वो खोखली होने लग जाती हैं, ऊपर से स्केलेटन अंदर से वीक होने लग जाता है। उसका प्रभाव ये होता है कि वी स्टार्ट टू सफर जॉइंट पेन्स। अगर हमारा पहले से प्री एग्जिस्टिंग जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम है तो वो एग्रीवेट हो जाती है। हमारा एक्टिविटी लेवल रिड्यूस हो जाता है, हम बहुत जल्दी थकने लग जाते हैं, हमारे जोड़ों में जो प्री एग्जिस्टिंग दर्द है वो बढ़ने लग जाते हैं। कमर में दर्द रहना, जल्दी थक जाना, बहुत देर तक बैठ के उठना तो घुटनों में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, थोड़ी दूर चलना तो फिर बैठ जाना। तो ये सारे सिम्टम्स थोड़े मिक्स पिक्चर के होते हैं, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी एक रोल प्ले करता है, और दूसरा जोड़ों के अगर दर्द होते हैं तो वो भी अपना एक रोल प्ले करते हैं। दूसरी जो समस्या सीनियर सिटीजन्स में आती है एक एज के बाद, वो है जॉइंट पेन्स। घुटनों में दर्द, हिप्स में दर्द, बैक पेन में दर्द। तो जॉइंट, जो सारी बॉडी के जॉइंट्स हैं, वहां पे पेन आना शुरू हो जाता है। तो जोड़ों के दर्द भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो बोलते हैं हम आर्थराइटिस, जिसको बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि एज के कारण होता है। एज जैसे द वे वी वियर, जैसे हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, दांत ढीले हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, उसी तरीके से जोड़ भी जो है इस प्रोसीजर से निकलते हैं, एंड दे स्टार्ट टू वियर आउट। तो जोड़ों में जो ग्रीस की सतह है, कार्टिलेज है, वो वियर आउट होने लग जाता है, और उसके कारण जोड़ों में जो लुब्रिकेशन है, जोड़ की जो चिकनाई है, वो कम होने लग जाती है। उसके कारण दर्द बढ़ने लग जाता है। तीसरी एक तरीके का आर्थराइटिस होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया बोलते हैं। गठिया यंग एज में भी हो सकता है और एल्डरली एज में भी कंटिन्यू कर सकता है। गठिया बहुत डिफरेंट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस से। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं गठिया को, वो बहुत डिफरेंट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस से। और उसमें जो है सुबह सो के उठ के हाथ पैरों में जकड़न, सूजन आना, जोड़ों का गर्म हो जाना, और बहुत सारे जोड़ों में एक साथ दर्द होना। तो अगर ऐसी समस्या है तो ऑब्वियसली किसी भी जॉइंट पेन के लिए आप घर में अपना इलाज ना करें, एटलीस्ट एक कंसल्टेशन डॉक्टर की जरूर लें, ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर दिखाएं, ताकि आप ये डिफरेंशिएट कर पाएं कि आपका दर्द ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है, या आपका दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से है। जो कॉमन आपको 3-4 बीमारियां नहीं, कंडीशन जो इस एल्डरली एज में हो जाती हैं। तो इन चीजों का घर पे बैठ के इलाज करना, और या सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट पे जाके फिजियोथेरेपी कराना, या अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करना बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जब तक कारण पता नहीं चलेगा उसका प्रॉपर इलाज नहीं होगा। कहीं भी आप जाएंगे, केमिस्ट के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, जो भी डायग्नोसिस नहीं बना रहा है आपका, वो सिर्फ एक दर्द की दवाई दे देगा, आपको कुछ कैल्शियम वगैरह दे देगा, और वो थोड़े टाइम के लिए ठीक रहेगा, लेकिन दर्द फिर आएगा। क्योंकि इन समस्याओं के लिए आपको एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, जो भी एल्डरली पॉपुलेशन में आता है। तो जैसे हम बता रहे हैं हाउ टू टेक केयर ऑफ योर जॉइंट्स इन ओल्ड एज, तो सबसे पहले आपको अपना एक लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है।
तो एक अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है और वो आप सिर्फ घर में ही रहना चाहते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपकी हड्डियों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा घूमने पे, आपकी हड्डियां वजन नहीं लेंगी तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाएंगी। तो अपना एक घूमने का रूटीन बनाना है। तो सुबह उठ के अपना थोड़ा सा जेंटल सैर ही कर लीजिए। एल्डरली एज में सैर करना अपने आप में एक बहुत अच्छी आदत है। इससे ये पूरे जोड़ खुल जाते हैं और तंदुरुस्ती भी आ जाती है। तो वन शुड ऑलवेज वॉक, and in this kind of weather it is good to get up early in the morning, which most of the elderly people do, and after having a glass of water, taking care of your hydration, पानी अच्छे से पिएं, गर्मी का ध्यान रखें, और सुबह 5 से 6 का जो समय होता है उस समय मौसम भी ठंडा होता है, गर्मी नहीं होती, उस समय आप सैर भी कर सकते हैं और थक नहीं सकते। जब आप सैर करके आए, अच्छे से पानी पिएं, उस समय कुछ सलाद वगैरह खाएं, कुछ फ्रूट्स खाएं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे जितना आप हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करेंगे, पूरे दिन आपके जो जोड़ों के दर्द है, कमर के दर्द है, वो सब अच्छा मेंटेन रहेंगे, तो इतना दर्द नहीं होगा। तो हाइड्रेशन एक बहुत पानी का कम हो जाना शरीर में हर चीज को बढ़ा देता है, हर तकलीफ को बढ़ा देता है। तो पानी अच्छे से पिएं, फ्रूट जरूर खाएं, सुबह मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज का रूटीन जरूर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। जब आप घूमने जा रहे हैं तो पार्क में जाके थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें। ये बेसिक भी आप 3-4 चीजें आप करते हैं तो अपने लिए काफी कर रहे हैं। कुछ लोगों को जिनको आर्थराइटिस की समस्या ज्यादा है और वो ज्यादा नहीं चल पाते, तो उनको उतना चलना चाहिए जितना वो चल पा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मैं 400 मीटर चल पाता हूँ, फिर मुझे बैठने की जरूरत है, तो आप 400 मीटर चलिए, आराम करिए 10 मिनट, फिर थोड़ा चल के करिए, ताकि आपके जोड़ों में जो मोबिलिटी है और जो आपकी मांसपेशियों में ताकत है वो और कम ना हो जाए। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये भ्रांतियां होती हैं कि अगर हमारे जोड़ घिस गए, हम और चलेंगे तो और घिस जाएंगे, जबकि ये सिर्फ एक भ्रांति है, इट इज अ मिथ। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो मसल्स हैं वो और वीक हो जाएंगी, जोड़ जो हैं वो और कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां और मजबूत हो जाएंगी। तो हमने अपने इस चीज को, जॉइंट पेन को प्रिवेंट करने के लिए जितनी भी हमारी मोबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखना है, ताकि वो समय के साथ डिटीरियोरेट जल्दी ना हो। कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जो आपको घर से बाहर निकलने नहीं देंगी, आपका वॉकिंग एबिलिटी बहुत कम होगी, आपके दर्द बहुत ज्यादा होंगे जो दवाइयों से और एक्सरसाइज से भी आराम नहीं आ रहा है। तो उस केस के लिए अपने जॉइंट पेन्स को इग्नोर ना करें, और सबसे जरूरी बात कि सिर्फ पेन किलर्स ना खाएं। प्रॉब्लम ये आती है कि पेशेंट किसी भी चीज के डर से, सर्जरी के डर से, एक्सरसाइज के डर से, और बहुत भ्रांतियां लेके घूमते हैं, पड़ोसी ने क्या कह दिया, रिश्तेदारों ने क्या सुन लिया, कई कहीं सुनी बातों पे अपना इलाज चलाते रहते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट से भागते रहते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि वो पेन किलर खाते हैं, किडनियां उनकी खराब होती हैं, अल्सर बनते हैं, लिवर में प्रॉब्लम आती है, जिसका कोई सूक्ष्म इलाज नहीं है, जिसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जोड़ों के दर्द का बिल्कुल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, जिससे पूरी तरीके से आप क्योर हो सकते हैं। तो उस चीज को, डर को अपने आप को निकालने का सबसे सही रास्ता है कि आप वैज्ञानिक तरीके के जो इलाज होता है, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट होता है, उस चीज को फॉलो करें और भ्रांतियों को ज्यादा ध्यान ना दें। क्योंकि भ्रांतियों से नुकसान नहीं होता है, वो मनगढ़ंत बातें आप सुनते हैं, सुनी सुनाई बातों से आप अपना नुकसान करते हैं, उससे दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं दवाइयों के और सारी समस्याएं आती हैं। और अपना दवाइयां नियमित रूप से लें। कुछ पेशेंट्स को अर्ली स्टेज का आर्थराइटिस होता है, जो डॉक्टर उनको फिर कुछ दवाइयां, सप्लीमेंट्स देते हैं, जिसमें सबसे जरूरी है कैल्शियम और विटामिन डी की उपयुक्त मात्रा शरीर में होना, B12 का उपयुक्त मात्रा में शरीर में होना। जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनको B12 डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के सलाह के साथ ये सप्लीमेंट्स लें। कुछ लोगों को अर्ली आर्थराइटिस है तो जोड़ के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि जोड़ में जो ल्यूब्रिकेशन है, जोड़ में जो चिकनाई है, वो बन सकती है अर्ली स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम में, जिसमें समस्या बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हुई है। तो उससे भी काफी अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट आता है। बिना पेन किलर लिए तो आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिल सकता है, अगर आपकी आर्थराइटिस अर्ली स्टेज में है। और अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा है कि आपको लगता है कि मेरे से घर में भी चलने में दिक्कत आ रही है, रोजमर्रा के काम जैसे होते हैं, हमें अपना सेल्फ केयर करना, टॉयलेट तक जाना आना, खाना, अपने आप कपड़े पहनना उतारना, बिस्तर पे लेटना, खड़े होना, चलना, इनको हम बोलते हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। ये रोजमर्रा के काम है। तो जिन पेशेंट्स को एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में बहुत समस्या आ रही है, खासकर एल्डरली पॉपुलेशन में, तो वो घर में अपना इलाज ना करें। उससे नुकसान हो रहा है कि आप एक ऑस्टियोपोरोसिस होती चले जा रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आप चल नहीं रहे हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट से दूर चले जा रहे हैं। तो एक डॉक्टर की राय जरूर लें, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को जरूर दिखाएं, सही ज्ञान जरूर लें। एक अवेयरनेस का आजकल एक जमाना है, अवेयरनेस का, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। अगर आपको पता हो कि आप क्या जानना चाहते हैं, तो देर इज amazingly great lengths of knowledge available on the internet, but you have to know what you need to know.
तो आपको क्या जानना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में आप कैसे सचेत और अवेयर रह सकते हैं, वो आपको एक डॉक्टर की सलाह के बाद आप फिर सेल्फ नॉलेज गेन करिए और फिर अपना सही रास्ता सोचिए कि साइंस क्या कहती है। तो इस चीज से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छे लोग पेशेंट से बात कर सकते हैं, कैसे पेशेंट्स इंप्रूव होते हैं, जिन लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है किस तरीके से उनका रिहेबिलिटेशन चलता है, कितने साल तक जोड़ चलते हैं। तो इन सब बातों से जब आप परिचित होंगे, अपने रिसर्च करेंगे, पेशेंट से मिलेंगे, तो भ्रांतियां खत्म होंगी। तो ओल्ड एज में सबसे जरूरी चीज यही है कि आप अपनी मोबिलिटी मेंटेन करें। कुछ एक्सरसाइजेज हम घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जैसे बिस्तर पे बैठे हुए हम अपने जोड़ों को चलाएं, खड़े होके हम थोड़ा सा, जैसे ताड़ आसन होता है, कुछ बेसिक योगा हर कोई कर सकता है, कमर के कुछ सिंपल सिंपल आसन होते हैं जो हम किसी भी एज में कर सकते हैं, जैसे सेतुबंद आसन, मरकट आसन, पवन मुक्त आसन। ये सिंपल सिंपल आसन है जो अपनी एज के हिसाब से आप कर सकते हैं। उससे आपकी पेट के बल लेट के भुजंग आसन, ये सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी कमर की मांसपेशियों को ताकत देती हैं, जोड़ों में लचीलापन मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सब चीजें आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। थोड़ा सैर का रूटीन बनाए, पानी अच्छे से पिए, डाइट का नॉर्मल ले, प्रोटीन अपनी डाइट में एडिक्वेट मात्रा में लें, कैल्शियम की मात्रा डाइट में अच्छी एडिक्वेट होनी चाहिए, विटामिन डी हमें सिर्फ धूप से मिलता है, सब में कम चल रहा होता है, तो रेगुलर टाइम डॉक्टरी एडवाइस है विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें। और समय आने पर दर्द अब जब असहनीय है और आपको लगता है कि दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो डॉक्टरी सलाह लें। So I would now like to have some questions and personal interaction with the patient, because आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, तो एक एक करके हम उन सवालों को बात कर सकते हैं within the permitted time limit. जो भी सीनियर सिटीजन अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। जो भी कोई सवाल पूछे अपने आप को अनम्यूट कर ले। हाँ जी, मुझे एक्सीडेंट से चोट लगी हुई है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में, उसमें घुटने में टियर हुआ है। जी, बहुत साल हो गए हैं, अबाउट 40 इयर्स बैक। आंटी जी आपका नाम बताइए। हाँ जी, मैं मिसेस जेएस ग्रोवर हूँ जी। जी मैडम, जी बताइए। ग्रोवर जी मैम। तो मेरे 40 साल से ऊपर हो गए हैं, घुटने में बहुत जबरदस्त चोट लगी थी, टियर हो गया था और उसमें लिक्विड सा चिपचिपा निकलता था बहुत। ट्रीटमेंट करके वो टाइम ठीक निकल गया। उसके बाद मैं हमेशा केयर करती रही हूँ, दवाई भी खाई है, बैंडेज वगैरह भी करती रही हूँ, एक्सरसाइज भी करती रही हूँ। अभी 40 साल से अपने आप को मैंने मेंटेन किया, चल फिर रही हूँ। लेकिन अब जो है ना, एज कितनी है अभी? अभी आपकी एज कितनी है? 78 इयर्स प्लस हूँ। जी मैम बताइए। तो मेरे घुटनों में जो है ना, अभी ऐसा है कि लेफ्ट साइड में जहाँ चोट लगी है उसकी वजह से जोड़ों में ब्रिटल बहुत होता है, आवाज करते हैं। जी। और जब मैं चलती हूँ थोड़ा ज्यादा, तो मेरे को घुटने के साथ साथ टखने में, एड़ी में और हिप बोन में भी झटका लगा हुआ है, कंधे पे भी लगा हुआ है। तो ये सारे जोड़ जो है ना मेरे दुखने लग जाते हैं। जी जी जी। तो जी मैडम ऐसा है। हाँ जी, हाँ कुछ सालों से दवाई ले रही थी। पहले अमेरिकन मेडिसिन थी एक, मेरी बेटी ने भेजी थी, वो लेती रही हूँ। और अभी मैं अपने इंडियन जो है ना CGHS की दवाई है, ओरिसेरिन। आपने लास्ट किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया अभी? आपने किसी को दिखाया अभी लास्ट? मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, बार बार जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेरा। तो डॉक्टरों ने आपको क्या सलाह दी है? तो डॉक्टर ने आपको क्या सलाह दी है अभी? डॉक्टर ने यही सलाह दिया कि आप ये ओरिसिन खा रहे हैं, ये खाएं, कैल्शियम लें, 10-15 दिन लेके कुछ दिन छोड़ दें, फिर शुरू कर लें। तो खाते रहना चाहिए। और जो है ना, नसें भी कमजोर हो गई हैं उस वजह से, जो है ना। आपके आखिरी एक्सरे कब हुए थे घुटनों के? देखिए, आपको जो दर्द है ना घुटनों का, आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही पेन है जो घुटनों में आ रहा है, वो वियर एंड टियर के कारण है, क्योंकि आपके जोड़ में पहले पुरानी 40 साल पहले चोट लगी थी। तो उस चोट के कारण आपके घुटने में इंटरनली या तो कोई लिगामेंट चोट आई होगी, या जोड़ का जो वॉशर होता है वो फट जाता है, तो एक घुटना जल्दी से घिसने शुरू हो जाता है ओवर द ईयर।
हाँ तो जी, यही हाँ, चीज है। इस चीज को बाकी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ना, बोलते हैं। हाँ जी, ऑस्टियोपोरोसिस भी चेक करवाया है, वो भी थोड़ा सा शुरू हुआ है। हाँ जी, हाँ बोन्स जो जी। है तो ना वही मैं आपसे यही कमजोर कह हो रहा था, गई इस है। उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों का ही ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप दर्द बता रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस भी आपके, है। हाँ, जो जोड़ों में आवाज आ रही है हाँ और जो जी। आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी हो रहा है, तो उसके लिए एक आपका लेटेस्ट डेक्सा स्कैन होना चाहिए, और एक आपके घुटनों के खड़े होकर स्टैंडिंग एक्सरे होते हैं, और लेटरल व्यू, साइड वो लाइन जो एक्सरे होते हैं। इनने 40 सालों मेरे ख्याल 10 बार से ज्यादा बार मैं नहीं नहीं, आपने लास्ट टाइम कब वो ले करवाया है चुकी वो? हूँ, एक्सरे करा के दिखा लास्ट चुकी हूँ। टाइम कब करवाया है आपने? लास्ट कितना, पिछले छह लास्ट महीने में आपने हो गए दिखाया हैं है, नहीं दिखाया है? 5-6 साल हो गए हैं, 5-6 नहीं, तो साल हो आप तो गए। बहुत पीछे चल रही हैं अभी मैडम। आप 5-6 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो 6 महीने की बात पूछ रहा हूँ। अगर आपने लास्ट 6 मंथ्स में नहीं, प्रॉपर नहीं करवा पाई। डायरेक्ट, मेरे हस्बैंड जो है ना बीमार थे, उनको कैंसर हो जी गया जी था, जी उनकी डेथ हो गई है। जी नाउ जी आई एम आउट ऑफ स्टेशन, घर से। और ठीक मैं है। अब जो है ना घर वापस जाके फिर से ट्रीटमेंट लूंगी। जी जी, श्योर श्योर। तो आपको उसी चीज की जरूरत है, क्योंकि आपका घुटने के आर्थराइटिस काफी बढ़ गया है 5-6 साल में। अब ऑर्सरीन काम नहीं करेगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जोड़ों में जब आवाज आने लग जाती है तो ऑर्सरीन का काम नहीं होता। इसका हाँ मतलब जी। ग्रीस की जो सतह है, कार्टिलेज पूरी तरह खत्म हो गया है। आपको लेटेस्ट एक्सरे कराने पड़ेंगे, डेक्सा अच्छा। स्कैन कराना पड़ेगा। डेक्सा स्कैन में अगर ऑस्टियोपोरोसिस आता है तो उसके लिए कुछ दवाइयां, इंजेक्शन वगैरह मिल लगते हैं, सीजीएचएस से हाँ मिल जी। जाते हैं, तो वो लगाने पड़ेंगे, और नी का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। वो एक्सरे के बाद ही डिसाइड होगा कि जोड़ों में जो गैप होता है कार्टिलेज की वजह से, अगर कार्टिलेज पूरा खत्म हो जाता है तो नहीं जोड़ों आता में जो है, गैप होता है हमारा नहीं आता हो है। जाता है। देखो अब मैंने ये भेजा था। हाँ जी। तो आप जल्दी से जल्दी, जब भी आपके पास समय हो, एक डॉक्टरी हाँ सलाह जी। लें, तो प्रॉपर हाँ जी। ट्रीटमेंट हो पाएगा आप। हाँ जी, जी। बस मैं आपको बताया कि सीजीएचएस से मैं ले रही थी, और वहां दवाइयां से फायदा मैंने नहीं दवाई। करेंगी। अब वो दवाइयां, देखिए मेरी बात सुनिए, सब लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ हाँ कि जी। जोड़ों के दर्द की कोई खास दवाई नहीं होती। हम्म। ऑर्सरीन वगैरह की दवाइयां, जो कार्टिलेज सप्लीमेंट होते हैं, ये बहुत अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में होते हैं, जो आप 30-40 साल आप बता रहे थे, जो आपने पिछले खाई हैं। अब उनका इफेक्ट आना बंद हो गया, तो वो दवाई बंद कर दीजिए, उसका कोई फायदा होगा नहीं। उसके लिए प्रॉपर डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी अब आपको। इस चीज की कोई ओके दवा जी, नहीं होती है, थैंक मैं यू। आपको पहले बता दूं, सबको बता दूं मैं। हाँ जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस की अलग से कोई दवाई नहीं आती। लोगों के दिमाग में भ्रांति है कि हम दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। ये कोई टाइफाइड नहीं है कि आपने हम्म। एंटीबायोटिक खाया 5 दिन और वो ठीक हो गया। ये एक वियर एंड टीयर फिनोमिना है, जो अर्ली स्टेजेस में कुछ दवाइयों से, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको थोड़ा डिले किया जाता है। कई बार घुटनों में ग्रीस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसको डिले करने के लिए। तो प्रॉपर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से ही ले सकते हैं। दवाइयां इसकी कि आप सोचें कि कोई दवाई लिख दे और मेरा घुटना ठीक हो जाए, ऐसा आमतौर पे नहीं होता, अनलेस कि डॉक्टर कहे कि आपकी स्टेज अभी ऐसी है कि दवाई से चल नहीं, जाएगा कुछ टाइम के पहले जो जब भी करवाया ना, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन हो सकता है, मगर आपका अभी जो लिए। है ना, हाँ, क्योंकि आप ठीक चल तो फिर आप रहे हैं, 6 साल तो अभी पहले की मत बात, करवाओ। आप 6 साल पहले की बात कर रहे हैं मैडम, वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब आपको नया दिखाने की जरूरत है। ओके, थैंक यू। जी 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 मैम, जी मैम। हाँ, हेलो। या हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हेलो। बोलिए। हेलो डॉक्टर साहब, हाँ जी, आवाज आ रही सुन मेरी? सकते हैं आपको। हाँ जी, आ रही है, बोलिए बोलिए। नाम बताइए, हेलो। अपनी एज बता दीजिए। हाँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं मंजुला अरोड़ा बोल रही। मेरे को 2010 से ऑस्टियोपोरोसिस थी, तो उसका ट्रीटमेंट हुआ था, फिर मैं काफी ठीक हो गई थी। बीच हाँ बीच जी, में कभी माने बैकबोन में पेन होती थी, तो चलो चल रहा था ऐसे। फिर अभी थोड़ा बैठने में मेरे को दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ गई थी, उनको सब चेकअप कराया, तो उन्होंने बोला, काफी ट्रीटमेंट करा 2-3 बार, फिर उन्होंने बोला ऐसा है कि आप वो टेस्ट करा लो, बीएमडी। बीएमडी टेस्ट करा लो अपना। तो मैंने अपना बीएमडी टेस्ट कराया, तो उसमें स्पाइन का बीएमडी टेस्ट हुआ तो -4.0 निकला, बाप। और लेफ्ट हिप का 2.9 निकला है, -2.9। हाँ, -2.9 आपको निकला है। डॉक्टर को देखना पड़ेगा, आपको बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। हाँ जी, तो तो ये उन्होंने सिर्फ बताया। दवाइयों से नहीं, इसके लिए इंजेक्शन लगते हैं। आफ्टर प्रॉपर टेस्ट, आफ्टर प्रॉपर ब्लड टेस्ट एंड ऑन डॉक्टर्स एडवाइस, आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, जो डेली इंजेक्शन लगते हैं। तो उसके लिए आप डॉक्टर से मिलें, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाएं और हाँ प्रॉपर जी। टेस्ट करवाएं, क्योंकि इतना सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम और विटामिन डी खाने से ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए अच्छा, तो हार्मोन इंजेक्शन लगते हैं जो हड्डी को बनाते हैं, तभी आप ठीक होंगे। नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि हम घर में ही छोटी सी चोट ले लेते हैं और अपना कूल्हा तोड़ बैठते हैं, या अपना घुटना तोड़ बैठते हैं, या अपनी थाई का फ्रैक्चर कर लेते हैं।
हाँ ठीक है, जी। तो आप तुरंत से तुरंत, ये बहुत सीवियर कैटेगरी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में आता है, तुरंत से तुरंत डॉक्टर को मिलें और अपना प्रॉपर ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट कराएं। हाँ, तो डॉक्टर ने मेरे को एक ये नर्व्स की दवाई दिया है। मैडम नर्व्स की दवाई ऑस्टियोपोरोसिस में काम नहीं करती, आपको प्रॉपर इंजेक्शन लगेंगे, आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए। इसकी मैं आपको हाँ जी। इसलिए मैं आपके कोई और लोगों के भी सवाल होंगे, मैं आपका एकदम शॉर्ट में रिस्पॉन्स ही दे रहा हूँ। इन दवाइयों से कुछ नहीं होगा, आपको इंजेक्शन लगेंगे, ठीक है, तो प्रॉपर उन्होंने डॉक्टर को कहा था दिखाइए। कि या तो इंजेक्शन लगाए या ऑस्टियो प्लस खाओ कैल्शियम की। तो उससे भी फायदा नहीं होगा मैडम, मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ उन्होंने जी, क्या हाँ कहा जी था, लेट अस डॉक्टर। नॉट डिस्कस दैट, यू हैव टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। तो हाँ जी, हाँ आपको जी। उन दवाइयों से कोई फायदा नहीं होने वाला। इतना सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में सिर्फ इंजेक्शंस काम करते हैं, वो भी जब कोई देखेगा, मैं हाँ देखूंगा जी। या कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन देखेगा, एविडेंस देख के आपका क्या क्या टेस्ट है तब प्रिस्क्राइब कर सकता है। उसमें भी 10 चीजें अच्छा देखनी जी। होती हैं, सिर्फ अच्छा नर्व जी। ब्लॉक ये सब खाने से कुछ नहीं होगा। और हमारा ये अभी फर्स्ट टाइम मैंने सारा होल बॉडी का ब्लड टेस्ट कराया, तो इसमें हीमोग्लोबिन, HbA1c, मैडम ये सब हम देखते नहीं हैं, ग्लाइकेटेड। जब हम ओपीडी में बैठेंगे देखेंगे उस चीज को। अभी आप जो आपकी मेन प्रॉब्लम है ना, तो वी कैन नॉट कंसल्ट ऑनलाइन दिस वे ना। आपको अभी सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पूछनी है और मैं आपको जो राइट दवाई बता रहा हूँ या राइट सलाह दे रहा हूँ उसके बारे अच्छा। में सोचिए, और बाकी पूरी हाँ बात जी, डॉक्टर के सामने बैठ के ही हो सकती है। ठीक है। तो ठीक है ऑर्थोपेडिक जी, को ही हाँ जी, पूरी रिपोर्ट दिखाऊं या हाँ जी, आपको हाँ जी, व्हाट्सएप ऑर्थोपेडिक, कर हाँ दूं? मुझे, मैं भी ऑर्थोपेडिक सर्जन, नहीं व्हाट्सएप बिल्कुल मत करिएगा, हॉस्पिटल में ही देखना पड़ेगा। देयर इज नो व्हाट्सएप कंसल्टेशन। अच्छा, हाँ वही जी, शालीमार बाग। जी जी, फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग। अच्छा जी, ओके डॉक्टर, जी, थैंक यू, ओके थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। Rajkumar Nagpal ji, you may ask question. म्यूट करो। हेलो हेलो, हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे ना फिंगर्स के नेल के नीचे जो होती है ना, वो चीज जब ऊपर आती है तो हड्डियों में दर्द होती है, और बाकी और कहीं पे पेन नहीं है। फिंगर्स जैसे मुट्ठी बंद करो तो जो ज्वाइंट्स होते हैं वो सूजे हुए हैं, फूल जाते हैं। मेरी एज है 68+। तो आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, उसके लिए कार्टिलेज सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, पर वो डॉक्टर की सलाह पे ही ले पाएंगे आप, है ना। तो और आपका मोस्ट लाइकली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को दिखा के देखना पड़ेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अर्ली सिम्टम्स तो नहीं है कहीं, तो वो चीज अच्छा, टेस्ट वगैरह करा के पता चलेगी। तो ठीक है। एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए, फिजिकल एग्जामिनेशन से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, आई नो। ठीक है ना, क्योंकि नहीं, सिम्टम्स मैंने वेग कहा होते कोई हैं जब टेस्ट, तक, अगर हाँ। कोई टेस्ट करवाना हो या कुछ नहीं वो टेस्ट तो सप्लीमेंट्री। जब डॉक्टर, हाँ नहीं, जब डॉक्टर देखते हैं तो उसके बाद ही फिर रेलेवेंट टेस्ट कराने का फायदा होता है। तो तो आप आप एक बार डेली डॉक्टर को बैठते जरूर हैं दिखा वहां पे? लीजिए। हाँ जी, डेली बैठता हूँ जी, डेली बैठता कितने बजे से कितने बजे तक? हूँ 10 बजे से 4 बजे तक। अच्छा, तो वहां पर कुछ कंसेशन है या क्या फीस चार्जेस हैं आपके? सबके लिए जो होता है, पैनल है जो भी है, वो आपको जो है मार्केटिंग वाले लोग जो हैं, डॉक्टर जैसे नरेंद्र अत्री जी हैं आपके जो टच में हैं, वो ओके, आपको प्रॉपरली सारा गाइड कर देंगे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है आपको डॉक्टर साहब, कॉल सेंटर पे बात करेंगे सारा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। जी मैम, जी मैम। गलत कर लो। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून जी। My name is Preeti Maitra. जी, I'm 52 years old. यस मैम। Doctor, I have an issue with on my on my right leg, राइट। where the joint begins, the upper thigh, from the from the leg, Above the knee or at the starting knee? of the leg. I have sometimes I have a lot of pain over there, and I got the test done and did a lot of physiotherapy. But the pain is like, sometimes it's less and sometimes it's too much, like acute. And I cannot go up the stairs. Is it something to do with the George? Do you have pain in the knee or in the ankle or middle of the leg? Where is The exactly the starting pain? of the thigh is खुले के अंदर जो है, towards the So it's vagina side, the near the beginning of the thigh. near the groin Groin, yes, pain. yes, yes. Okay, okay. So groin pain commonly comes from the hip joint. Okay, so if you Yes. have pain in the groin, and most likely it is from the hip joint, and any hip joint pain needs a thorough examination.
So we will have to No, I have do a already physical. met couple of two doctors. I met orthoped, Yeah. ortho, Okay. but nothing much has happened. वो थोड़ा physiotherapies कराए हैं. Okay. Last year I got 12 physiotherapies, and before that also I got done 8 of them. So 20 physiotherapies, but still pain sometimes it's fine, and कभी-कभी एकदम से ज्यादा हो जाता है. एक्सरसाइज करने से बढ़ जाता है या बेटर हो जाता है? मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ. आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, सो आई डू एक्सरसाइजेस क्वाइट रेगुलरली. उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है. Like, Okay. I'm not stopping my exercises, but So is it that you have probably stretched your hamstrings too much because you are quite active? So that can be one yes, cause, because must be, if your must hamstring, be. yeah. अच्छा, So because the site you are telling me is near the groin. So there are the hamstrings and the adductor muscles of the thigh which get attached. So if you are doing a lot of aerobics and stretching, so sometimes what happens is these tendons, they lose their elasticity and you can develop tears in that. So short course of anti-inflammatory medications with physiotherapy will help you out. And the moment you do your exercises to a supramaximal effort, so they can come back again. So the important thing is to do stretching regularly and do not overstretch. And after doing a proper workout session, do a proper stretching. And then similarly, before beginning a session and after ending a session, do a proper stretching of your muscles. Drink a lot of fluids, take proper calcium and vitamin D supplements, which is most important. And probably you have probably there is a deep tendon injury which is bothering you. Nothing much. All right. Yeah. I'll keep that in mind. Thank you, doctor. Sure. Okay. Hello. Yes. I'm Gagneja from Janakpuri. Ji, sir. My wife is 70 plus. Right. She's getting some pain in the knee. Okay. So when she takes knee caps, then it is a little better. Yeah. What should I do? So the pain which goes only on taking painkillers, and that too quite frequently. So that pain is probably because of wear and tear in the knee joint. Painkiller we are not using. Okay. So what medicine did you mention she takes? Simply some cream, painkiller cream we use on the knees. Okay. And how long has the pain been there? For some, not much. It is sometimes it is for half an hour or sometimes. No, for last few months, for last few days. Okay. How long is she having pain? It is around 6 or 7 months. We got treatment from BL Kapoor Hospital. Okay. So have you undergone some X-rays for the knee joint? Yes, some disc, some discs. 2-3 X-ray किए थे उन्होंने. तो then he said कि आपके जो bones हैं वो तो हमारे से भी strong है. उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कोई मेडिसिन उन्होंने दी थी 1 महीने के लिए. हाँ, तो दैट वुड बी कार्टिलेज सप्लीमेंट आपको दिए होंगे, तो वो अगर पेन है तो आप ऑफ एंड ऑन बीच में ले सकते हैं उसको दोबारा से. वो ग्रीस बनाने की गोलियां होती हैं, वो आप ले सकते हैं. हाँ, आप उसको महीना भर ले लीजिए, 10-15 दिन बंद कर दीजिए, फिर स्टार्ट कर लीजिए, तो उससे आपका अभी आर्थराइटिस डिले होता रहेगा. कोई ऐसी अर्जेंसी वाली बात नहीं है. ओके. हाँ, क्योंकि वो 1 महीना लेने से ठीक हो गया था. 4-5 महीने बाद थोड़ा सा फील होने लगा. वो सप्लीमेंट्स ही होंगे. अगर वो सप्लीमेंट्स ही हैं तो आप दोबारा ले सकते हैं. ठीक है. थैंक यू डॉक्टर. डॉक्टर साहब. हाँ जी. मैं एक बार और आपसे बात करूं. मेरे डॉक्टर ने लाया जॉइंट्स में ये जो आप गठिया कहते हैं ऐसे रहा है पहले, और अभी भी लेफ्ट लेग में जो है ना कोई नस से खिंची हुई है, और शी फील्स बहुत दर्द और उसमें भारीपन, और ऐसे लगता है जैसे टांग में ना सुन्न हो जाता है, भारी सा लगता है. इस तरह का कुछ है. उसके लिए आपके पास भेजूं मैं? हाँ जी, भेज दीजिए. देखना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा. उसको कह रही है कि मेरी टांग में जो है ना एक भारीपन लगता है और ऐसे लगता है सुन्न हुई है.
और हाँ, तो ये कई नस बार अंदर से कमर से खिंची दर्द आ हुई रहा है। हो सकता है, कि कमर से दर्द आ सकता है, कई बार डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से पेन आता उसको है। थोड़े दिन पहले जो है वो बैक एक हो रही थी, हाँ हाँ, तो वो वहीं से वो पेन आ बैक सकता है। हट गई है, उसके बाद उसकी टांग में हाँ दर्द हो हाँ रही है। हाँ, ये डिस्क का ही पेन है जो इस तरीके से बिहेव करता है, तो उसके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए, और हो सकता है उनको एक एमआरआई की जरूरत भी पड़े, कमर के एमआरआई की डायग्नोसिस बनाने ओके के लिए। ओके, जी जी, थैंक यू तो सर। डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, शुक्रिया। ओके जी। शशि सूद ने क्वेश्चन शशि सूद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि उन्होंने चैट में लिखा है, डॉक्टर प्लीज सजेस्ट सम एक्सरसाइज फॉर रूमेटिक अर्थराइटिस और फॉर ऑल। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज हैं कि जब आप सुबह सो के उठते हैं उस टाइम पे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा प्रॉब्लम है, जब जब आप इनएक्टिव होंगे तो जोड़ में दर्द होगा। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कोई भी एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि जैसे ही आप सुबह उठें, सडनली बेड से खड़े होकर चलने मत लग जाइए। जब आप नींद से उठे हैं तो थोड़ा बेड में बैठ के अपने सारे जोड़ों को मूव करिए, मुट्ठी बनाइए, खोलिए, कोहनी को मोड़िए, सीधा करिए, कंधे चलाइए, गर्दन को थोड़ा लाइट मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट्स करिए, थोड़ा कमर के मरकट आसन जैसे होता है, हिप रोलिंग, सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज, ये एंकल्स को स्ट्रेच करिए, एंकल्स, उंगलियां चलाइए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक आप जोड़ चलाएंगे, ग्रीस जो है वो थोड़ी मूव करेगी जॉइंट्स में, तो आपका जो दर्द है स्टिफनेस का वो कम हो जाएगा। जो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर मेडिकेशंस लेना बहुत जरूरी है, जिसको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस बोलते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स बोलते हैं। उसके बिना रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अगेंस्ट ही एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, इम्यूनिटी का रिएक्शन है, जो हमारे जोड़ों I think we will go for, so I think for another 10 minutes or so we can continue, then I have some obligations to do. And the thing is that रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जोड़ों को चलाना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो अपने बेड पे जब आप सो के उठे हैं, अपने जोड़ों को मूव करें, पंजे चलाएं, उंगलियां चलाएं, हाथ हथेली बनाएं, मुट्ठी खोलें बंद करें, गर्दन की एक्सरसाइज करें, हिप्स की मूवमेंट करें, लेग्स की मूवमेंट करें। तो जब आप खड़े होकर चलेंगे तो आपका दर्द कम हो जाएगा। दूसरी बात, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए डिजीज मॉडिफाइंग दवाइयां होती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, हमारे शरीर में जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा होता है हमारे जोड़ों के अगेंस्ट, उसको कंट्रोल करके रखती हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयां एक तो जनरली काफी सालों तक चलती हैं, शुरू में ज्यादा मात्रा में होती हैं, 3 या 4 दवाइयां होती हैं, बाद में 1 या 2 दवाई पे कंट्रोल हो जाता है, और बहुत सिंपल दवाइयां होती हैं, बस रेगुलर फॉलोअप में रहना होता है डॉक्टर के। तो उन दवाइयों से आपके जो फ्लेयर्स होते हैं, दर्द के जो अचानक बढ़ जाता है, वो नहीं होगा। तो प्रॉपर दवाइयां लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, की मूवमेंट, होल बॉडी मूवमेंट। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं है, जो एक्सरसाइज नॉर्मल होती है वही एक्सरसाइज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए होती है। Hello, good evening, Dr. Saab. हाँ जी, गुड इवनिंग। Dr. Saab, I had suffered with hemi orthoplasty, was done last year, and Yes, after sir. that I developed HO. ओके। Is there any treatment for HO? एचओ के लिए, अगर एचओ आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है और आपकी मूवमेंट में कोई परेशानी नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। I cannot sit and stand by myself. I have to be on a raised bed, toilet, everywhere. It is very uncomfortable to me. So the thing is that when you have to see the extent of HO, for that we need to get an X-ray and sometimes the CT scan of that area to see how extensive that HO is. So if that HO is quite extensive and it is limiting the movement of the hip joint, then sometimes surgical treatment and excision of that HO is done. And after the excision, you have to undergo some radiation therapy and some anti-inflammatory medications to prevent its recurrence. So you have to take a proper orthopedic opinion and see, and we have to diagnose how much extensive your HO is. I had taken earlier, and X-ray was taken, and I was advised though intervention is required at this moment. So how old was that X-ray? When was it done? Roughly around 5 months ago.
Okay. So that's a recent X-ray. So I think you may have to take an opinion, or if the doctor has said nothing is there needs to be done, it could be a mild HO. So unless I have a look at the X-ray, I cannot actually comment on how extensive that HO is or how small that HO is. I have gone through the internet. It says there is no cure for it. I just wanted to be sure that it can be surgically removed. Sir, if it is type 4 Bruker, only then it needs surgery. Type 2 and type 3, they generally do not require surgery. So if there is bone-to-bone HO, only then surgery is required. So we have to see how extensive it is. So unless I have a look, going to the internet is not going to help you, because you don't know what to read about it. There is no cure for that. But if it is limiting movements of the joint, then it needs excision. If it is not limiting joint movement, you don't need to do anything about it. It is restricting my movements. I have to see somebody. Sir, thank you very much for your advice. Yeah. You can see somebody, and if you want, you can come to us. We can see you. No problems on that. Sure. Thank you very much. Right, sir. सविता सेठी, आप अपनी स्क्रीन पे जस्ट क्लिक कर सकते हैं म्यूट योरसेल्फ। और कोई भी सीनियर सिटीजन को अपना क्वेश्चन? डॉक्टर साहब जय श्री राम। जय श्री राम जी। I am Surinder Singhal. I am 75. I recently, last November, I had a fall at the station. So my right knee was inflamed. Luckily, there was no fracture. But knee was braced for about 8 weeks. Right. But the pain is still continuing when the knee to knee, there is a jerk. Then the pain on that side is still there. Okay. Tenderness is still visible. Or the X-rays were normal. X-ray was okay. It showed the inflammation of the muscles or something. Generally, X-rays do not show anything except for a fracture if it is there. So if you are feeling some jerky movements or instability in the knee, that means there could be a ligament injury to the knee, or there could be a meniscal injury to the knee. So that needs a proper physical examination, and if required, an MRI of the knee also, in addition to some standing knee X-rays also. So a lot of things needs to be taken to be seen, like how is there any pre-existing osteoarthritis in the knee? Is there any ligament injury? Is there any meniscal injury? Is there any swelling which is there in the knee? Is there any continuing inflammation in the knee? So only then a proper examination will lead to any other investigation. I was only worried about whether this incident has given rise to some old age problem. There could be aggravation of an old age problem, so that needs a proper evaluation. How could that be done? How can I see you then? You can come to Fortis Hospital and book an appointment online, and we can have a meeting there. You are generally every day there? Yeah, I'm every day there except Sundays. What are the times normally? So from 9:30 to 4:30 I'm there. So you have to book an appointment, because there are operation theaters also running side by side. So when you call the call center, so they will tell you what appropriate slots are available according to our busy schedule at the hospital. Correct. But we are available there daily. I'll take a try. Thank you very much. Sure, sir. My neck movement, it gives a sound like the dry bones are cracking against each other. Yeah, so these are age-related issues, because the joints of the neck also become stiff with time. So nothing to worry about that. So just avoid extreme neck movements and keep doing movements which are pain-free. Yeah, like this. Yeah. So I think, I will need to take leave from all of you, and it was a very nice interactive session, and it was a pleasure talking to all of you. Thank you very much. So I have to reach to my clinic now, and thank you so much for sparing your time. Thank you. So nice of you. So nice of you. Dr. Professor Pulit Mishra ji, for the knowledge and useful information session for the all senior citizen. I think हमारे thank you. Yeah, सारे senior citizen doubts clear हो गए होंगे.
Thank you, Dr. Yeah. Professor Puneet Mishra ji. Thank you, Fortis Hospital. Thank you for coming in this platform. Thank you. Thank you. It was my pleasure. Thank you. Thank you.